गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी मुलाकात जिला पंचायत सदस्य सुखराज यादव जी से हुई। वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ जो आगामी चुनाव होने वाला है लोकसभा का 2024 का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि मौजूदा राजनीति क्या है और किन किन बातों पर यह राजनीति होनी है। इसके साथ ही आपसे हम जानेंगे कि आपके जीत का कारण भी क्या है, कि किस तरह आप निर्दल जिला पंचायत सदस्य जीत जाते हैं, जबकि कई दमदार नेता पार्टी से सिंबल लेकर के आते हैं लेकिन फिर भी धराशायी हो जाते हैं। वैसे में आपसे कुछ सवाल। चौपाल का अपने आप में देहात में अलग महत्व है और चौपाल का अस्तित्व है। शायद इसी महत्व को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चौपाल प्रक्रिया को गांव-गांव, देहात शुरू किया। एक ऐसे ही चौपाल में तब जबकि आज गणतंत्र दिवस है, 2024 का गणतंत्र दिवस, हमको मिल गए सुखराज यादव जी। इनके रग रग में राजनीति है। ये जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के हैं, यह कहा जाए तो शायद किसी भी सिरे से गलत नहीं होगा। इनसे जानते हैं वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ और महत्व बढ़ जाता है। इनके मन में क्या है जनता की सेवा को लेकर के, और वर्तमान समय में जो लोकसभा सांसद हैं उनकी सेवा 10 सालों की सेवा को मद्देनजर। सुखराज जी, ये बताइए कि डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के कथित रूप से यशस्वी सांसद विकास पुरुष जगदम्बिका पाल जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विगत 10 वर्षों की सांसद निर्वाचित हुए और उन्होंने काम भी किया। आप तो गांव-गांव, घाट-घाट, गली कूचे तक जाकर के जनता की समस्या को उठाते हैं और लोकसभा स्तर तक पहल करते हैं। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में विगत 10 वर्षों के बीच सांसद निधि से कराए गए कार्य, ऐसे कार्य जिसका शिलापट दिख रहा हो, आप कुछ ब्यौरा दे पाएंगे? सबसे पहले तो मैं भारती जी को, आपको जो है 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। उसके बाद मैं, आपने चूँकि हमारे वर्तमान सांसद के बारे में बात किया है, देखिए आज जो हमारे सांसद जी हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी, जो धरातल की बात है, जो वास्तविकता है, उससे दूर होकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं चेतरा ग्राम पंचायत में बैठा हूँ। आप हाईवे बना रहे हैं, लगातार हाईवे बन रहे हैं, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति आप देखिए कि सिसई से लेके बघावा तक, जिस गांव में बैठा हूँ आपको उसी गांव की सड़क के बारे में बता रहा हूँ। ये 10-15 साल से खराब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में और राज्य दोनों में है, लेकिन इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे तमाम सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं। आप चले जाइए मझरिया से लेके मुसहरी तक, आप चले जाइए ढिमरौली से लेके जो है पीका पार होते हुए चिटानिया होते हुए लखनपारा तक। ये हमारे अपनी क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। इस तरीके से पूरे ज़िले में हजारों सड़कें ऐसी हैं जिस पर रोज़ ग्रामीण चलते हैं, लेकिन इन सड़कों का अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया। फिर योगी सरकार में ये कहा जा रहा है कि सड़कों के मायने में सरकार का जो दावा है, शासन जो ढिढोरा पीट रहा है कि सब सरकारों से, पूर्व की सरकारों से अच्छी स्थिति है, इसका नंगा कुछ और है। नहीं, देखिए आपको मैंने पहले बताया कि जो आपके जहाँ बिजनेस पर्पज की सड़कें बन रही हैं, बिजनेस पर्पज, भाई हाईवे पे आम आदमी नहीं चलेगा, हाईवे पे व्यापारियों की गाड़ी चलेगी, अधिकारियों की गाड़ी चलेगी, बड़े लोगों की गाड़ी चलेगी। आप यही देखिए, आपके बगल में खुनवा चले जाइए और एक सड़क माननीय वर्तमान विधायक ने बनाया है खुनवा से लेके जो है, और वो आपके जो है पानी के टंकी तक 30-40 लाख की वो सड़क है, सीसी रोड है, और वो सड़क टूट गई। बनाने का मतलब उसमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए। आप चले जाइए महला से लेके जो है पुल तक सड़क बनी है, सारी जो है सड़कें टूट गई।
वो भी 40-45 लाख की सड़कें हैं। तो आप बताइए कि इस तरीके से विकास का जो पैसा खर्च किया जा रहा है और कुछ दिन में ही वो सड़क खराब हो जा रही है, तो इसकी गुणवत्ता ना होने के नाते दोबारा हम उसमें पैसा खर्च करेंगे। और जहाँ तक बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट की बात है, आज जो बुनियादी समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख लीजिए कि आपका क्रूड ऑयल तेल, डीजल, पेट्रोल वो 80 रुपया है प्रति बैरल, और हमारा डीजल और पेट्रोल 100 रुपये में बिक रहा है। आप बताइए, और मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा हर पेट्रोल पंप पे दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए कि जो दाल है, जो दाल रोटी ये ग्रामीण आदमी का सपना हो गया है, 160-70 रुपया अरहर की दाल चल रही है। महंगाई चरम पे है और भ्रष्टाचार तो इतना चरम पे है कि भाजपा की सरकार चाहे जो दावा कर ले, लेकिन तहसील, ब्लॉक और थाने में अगर आप जाइए तो बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। कहते हैं या राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, देखिए ये और केवल आप कुछ और कह रहे हैं। राम राज्य में तो ऐसा नहीं होता था। देखिए ये क्या राम, माना जाइए, राम राज्य एक ढकोसला है। नहीं, देखिए राम राज्य का मतलब ये होता है कि शेर और बकरी घाट पे पानी पिए। वहाँ कोई ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ये केवल नारों में ही रह गया है, इसका व्यवहारिक और धरातल पे कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। आप तहसील में देख लीजिए, आपका एसडीएम लगातार ये बयान आता है कि एसडीएम का जो संवाद है वो जनता के प्रति ठीक नहीं है, जबकि वो जनता का सेवक है, लेकिन वो किसी को ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं, ऐसा लगातार सुनाई दे रहा है। मेरे सामने भी घटना हुई थी कि एक शब्द उन्होंने ऐसा कहा प्रधान के बारे में, जिसका बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा। इस तरीके का जो नौकरशाही है, वो लोकतंत्र में लोग गायब हैं और तंत्र हावी है। इस तरीके की सरकार ये चल रही है। आपने मोदी जी की बात की 22 जनवरी, इसी महीने की 22 जनवरी को 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मूर्ति की प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में, नए भव्य मंदिर में करके जो आकलन किया जा रहा है इस समय, लेकिन की पार्टी सरकार जो कर रही है कि अब तो सब राममय हो गया। बस 2024 का लोकसभा चुनाव फिर बाजी मारने जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए हमारा देश जो है, भारती जी आपको बता दें, हमारा देश भावनाओं पे चलता है। मैं आपको बता दूं कि 77 में भावना चली, फिर बोपोर कांड लेके भावना चली, जब बीपी सिंह आए, मंडल कमीशन की भावना चली। तो हमारा जो देश है ये भावनात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ जाता है। अब इस समय कुछ भावनाएं लोगों ने बदल दिया है, लेकिन धर्म और राजनीति दोनों दो चीज़ें हैं। राजनीति में धर्म के साथ अगर राजनीति किया जाए तो ठीक है, लेकिन धर्म ही राजनीति हो जाए ये गलत है। यानी मोदी जी गलत कर रहे हैं। नहीं, अब उसका अगर धर्म का इस्तेमाल करके कोई राजनीति में लाभ ले रहा है तो गलत है। क्या इस्तेमाल नहीं हो रहा है? इस्तेमाल तो होता हुआ बता रहा हूँ आपसे कि ये देखिए, धर्म मेरे व्यक्तिगत मानने की चीज़ है, ये हम उसको माने ना माने, लेकिन एक नेता सबके लिए होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए होता है। अगर मोदी जी ने राम मंदिर का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया तो मोदी जी को मस्जिद की भी नींव की ईंट रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सरमत दे भगवान। वो चर्च में भी जाके चर्च भी बनवाने का काम करे, गिरजाघर भी बनवाने का काम करे, इसलिए कि वो दूसरी टोपी लगा करके, जो टोपी लगा रहे हैं, जिसकी टोपी लगा के उनको लोकप्रियता मिली है कथित रूप से, फिर दूसरी टोपी लगा करके दोगलेपन का परिचय नहीं देना चाहते होंगे, जैसा कि अन्य नेता देते रहे। नहीं, प्रधानमंत्री एक होता है मेरे देश में, वो एक हाथी के भी प्रधानमंत्री है। अगर जंगल में हाथी है तो उसके भी प्रधानमंत्री हैं। हाथी ने तो चुनाव उनको वोट नहीं दिया, हाथी को जानवर मैं उनको देखना, लोकतंत्र में जानवर तो वोट नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सबके प्रधानमंत्री हैं। देश के हर वर्ग, हर मजहब, हर धर्म संप्रदाय के जो है प्रधानमंत्री हैं। यदि ऐसा होता तो एक रंग में रंगे क्यों दिखाई देते? ये देखिए, ये दोहरी राजनीति है। दोहरी राजनीति मतलब जनता जिसको पसंद करे वो राजनीति आज हो रही है। जनता को वास्तविक समस्या से दूर रखा है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनना, जानना, समझना, उसकी पसंद को मानना हर किसी नेता का दायित्व होता है। नहीं, देखिए आज हमारी जनता को एक तरीके से अपाहिज बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आप हमको खोजेंगे तो किताबों में पाएंगे। तो आज आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, आज जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वहाँ स्टाफ की कमी है। हमारे यहाँ एक बगल में हमारे बाजार में एक जनता इंटर कॉलेज है, जहाँ 40 स्टाफ होते थे, आज 5 स्टाफ हैं। सरकार जो है वो शिक्षा का एक व्यवसायीकरण करके जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके विद्यालय चल रहे हैं, और जो सरकारी कॉलेज हैं वहाँ
अध्यापकों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष मर गया। देखिए विपक्ष जो कमजोर है, देखिए विपक्ष जो कमजोर है उसका कारण ये कुछ संगठित नहीं है। संगठित ना होने के नाते भाजपा को उसका लाभ मिलता है। भाई मोदी अगर 50% 40% वोट पा रहे हैं तो 60% वोट विपक्ष में जा रहा है, लेकिन विपक्ष के वोटों का बंटवारा होने का लाभ बीजेपी को मिल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सबके स्वार्थ हैं और सबके। फिर स्वार्थी होने के नाते विपक्ष के बाजी उन्हीं के हाथ लगेगी। देखिए जब हम एक होके नहीं लड़ेंगे और त्याग की भावना से नहीं लड़ेंगे, जनहित के मुद्दे को लेकर नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित है कि अगर आप कई भागों में बढ़ जाएंगे तो बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये नेता लोग विपक्ष के इतने बुद्धिजीवी नहीं है, इतने समझदार नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी ईगो है। और कब खत्म होगा? अगर नहीं खत्म होगा तो फिर अगर अब वो खत्म करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं खत्म करेंगे तो फिर विपक्ष में उनको बैठना पड़ेगा। आप भी तो विपक्ष के एक नेता हैं। नहीं, हमारा सुझाव हम सुझाव दे सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं। हम वहाँ उनके कमेटी में नहीं बैठते हैं, जो उनकी कार्य समिति है उसमें नहीं बैठते हैं, लेकिन मैं सुझाव दे सकता हूँ कि आप संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को आज आप डाउन कर सकते हैं, अन्यथा आप भाजपा को डाउन नहीं कर सकते हैं। आपकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज समझी जाए विपक्ष में, ये मानते हैं आप? नहीं, मैं सुझाव दे सकता हूँ। नहीं, वही सुझाव। अब वो माने ना माने उनके ऊपर निर्भर करता है भाई, चूंकि वो बड़े नेता हैं। हाल ही में केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। तो क्या धरातल पर वह योजनाएं लोगों को नजर आ रही हैं, लाभ मिल रहा है? ये सीधे आप ये समझ लीजिए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है ये केवल बीजेपी का प्रचार का एक माध्यम है, और वहाँ जो शोषण हो रहा है प्रधानों का, जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ उस कार्यक्रम में, उसका कहीं भी किसी जनप्रतिनिधि द्वारा उस पैसे का बियर नहीं किया जा रहा है। प्रधान के ऊपर उसको लोड डाल दिया जा रहा है। आज प्रधान इस कार्यक्रम से दुखी है। एक कार्यक्रम पे 25 से 30 हजार रुपया उसका खर्च होता है। अब आप बताइए कि वो पैसा वो कहाँ से लावे? प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष का स्टेटमेंट है कि उन पैसों का खर्च राज्य वित्त से होगा, प्रधान के निधि का एक खाता होता है। ऐसा कोई शासनादेश आ जाए तो अच्छा है, लेकिन अभी तक कोई शासनादेश नहीं आया है। आप पैसा शासनादेश पे खर्च कर सकते हैं, चूंकि आपका निजी पैसा नहीं है। ये केवल कहने की बात है। अगर शासनादेश आएगा तब उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। नेताजी, अब आप जैसे व्यक्तित्व के राजनीति करने वाले लोगों की बात करें, आप किसी पार्टी के होकर नहीं रहे, लेकिन आपका जनाधार जनता के बीच है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में जितनी बार चुनाव लड़े, बाजी अधिकांश आपके हाथ लगी। आपके जनता के बीच कायम रहने का राज क्या है? देखिए, नेता का इसमें आपका भी सहयोग है, और नेता का पहला फर्ज होता है कि अगर वो राजनीति में सफल होना चाहता है तो जनता के बीच में बना रहे। ये पहला उसका जो है कदम है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जनता के बीच में हमेशा बना रहूं और अपने व्यक्तिगत अपने मित्रों के साथ, समर्थकों के साथ जनता की समस्या को ले जाके अधिकारियों के बीच में रख के, और संभवतः किसी की सरकार हो तो अधिकारियों द्वारा मेरी बात सुनी जाती है, और चरित्र का राजनीति में बहुत बड़ा लाभ मिलता है, जो मैंने अभी तक चरित्र में अपने कहीं जो है गंदा होने का काम नहीं किया। इसलिए कि जो भी जनहित का मुद्दा है उसको उठाने का काम करता हूँ। यदि जनता की मांग होती है कि आप लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज का चुनाव लड़ें, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं अभी अपने को उतना मजबूत नहीं पाता हूँ। मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, हमको लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पहले अपने समर्थकों को मजबूत करके असेंबली का चुनाव अगर मैं जीत जाऊँ तो डुमरियागंज का चुनाव लड़ने में हमको दिक्कत नहीं है। तो ये क्या माना जाए कि डुमरियागंज का लोकसभा जो चुनाव है वो धन बली बाहुबलियों के लिए है, सामान्य जनता के लिए नहीं है? नहीं, देखिए, आपको अगर किसी से आगे जाना है तो आपको तेज चलना पड़ेगा। अगर आप वर्तमान एमपी से आगे जाना चाहते हैं तो आप वर्तमान एमपी से तेज चलना पड़ेगा, तब आप जो है सफल हो सकते हैं। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो वर्तमान एमपी है वो सुबह दिल्ली रहेगा, दोपहर में लखनऊ रहेगा, शाम को सिद्धार्थनगर, लेकिन अन्य पार्टी के नेता चुनाव के समय आते हैं जिसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। अगर जनहित के मुद्दे को लेके आप जनता के बीच में बने रहें तो सफलता आपको निश्चित मिलती है, लेकिन ये विपक्ष के नेता जो है ऐसा कर नहीं पाते हैं।